सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, मेरे बगल में आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वह तस्वीर वास्तव में एक किताब का कवर है और वह किताब है ज़बान-ए यार मन तुर्की। इस किताब को लिखा है हिंदी के जाने माने लेखक और उपन्यासकार प्रबोध कुमार गोविल ने। संक्षेप में मैं पहले बता दूं, हालांकि प्रबोध जी खुद इसी वीडियो में आगे चलकर आपको इस किताब के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर वह किताब है क्या और उस किताब की विषय वस्तु क्या है। लेकिन संक्षेप में 2 लाइन में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पुस्तक हिंदी फिल्मों की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, जिन्हें हम कभी मिस्ट्री गर्ल भी कहा करते थे तो कभी झुमका गर्ल भी कहा करते थे। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, हालांकि नाम हमने लिख दिया हुआ है। वो अभिनेत्री थी साधना और यह किताब साधना पर ही केंद्रित है। साधना के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है यह पुस्तक। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि पिक्चर प्लस एक इंडिपेंडेंट मीडिया है और यहाँ हम सिनेमा के सभी आयामों की चर्चा करते हैं और विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। सिनेमा पत्रकारिता, या जिसे हम आमतौर पर फिल्म पत्रकारिता कहते हैं, वह केवल और केवल स्टार्स की गतिविधियां या फिर फिल्म समीक्षा भर नहीं होती। पिक्चर प्लस ने इसीलिए अपने प्लेटफॉर्म पर फिल्म पत्रकारिता के सभी आयामों, सिनेमा के सभी आयामों की चर्चा करना मुनासिब समझा है। सिनेमा में गीत, संगीत, कहानी, संवाद, पटकथा, लोकेशन, टेक्नीशियन, कई तरह के आर्टिस्ट होते हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ हम स्पॉट बॉय से लेकर के बड़ी सेलिब्रिटी तक की चर्चा करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि पिक्चर प्लस का यह प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ ज़रूर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक, अपने मनोबल के मुताबिक पिक्चर प्लस को अगर आप किसी भी तरीके का सहयोग देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पर कई विकल्प मौजूद मिलेंगे आपको, जिसके माध्यम से आप पिक्चर प्लस को सहयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब प्रबोध कुमार गोविल जी के पास। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल रखी हुई है। ज़बान-ए यार मन तुर्की, ये मेरा नया उपन्यास है जो पिछले वर्ष आया है। मेरे बाकी उपन्यासों से ये इस अर्थ में अलग है कि इसमें विषय वस्तु के रूप में मैंने अपने समय की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री साधना, उनके जीवन को इसका आधार बनाया है। प्रायः उपन्यास में कल्पना का मिश्रण होता है और जीवनी किसी के जीवन पर आधारित रहती है, लेकिन इसमें दोनों का एक ऐसा संयोग है कि ये यथाशक्ति बिना किसी परिवर्तन के, न तो इसमें नाम आदि बदले गए हैं न लोकेशंस बदली गई हैं, इसको उसी तरह रखने की कोशिश की गई है कि ये साधना की जीवनी ही लगे। लेकिन जो इसके नाम का जहां तक सवाल है, ज़बान-ए यार मन तुर्की, ये हमने उन्हीं के एक गीत, मशहूर गीत था फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, ज़बान-ए यार मन तुर्की, उससे ये लिया है। इस पंक्ति का अर्थ है, मेरा यार मेरी जुबान नहीं समझता। और ये गीत चुनने के पीछे कारण ये भी था कि साधना को अपने जमाने में मिस्ट्री गर्ल का खिताब फिल्मों में मिला हुआ था। एक रहस्यमयता उनके व्यक्तित्व में भी थी और इसके पीछे भी विवाद है। कुछ लोग कहते थे कि उनकी फिल्म वो कौन थी सुपरहिट हो जाने के बाद उन्हें ये छवि मिली। कुछ लोग ये कहते थे कि उनकी निजी जिंदगी में भी कुछ इस तरह की बातें थीं कि कुछ लोगों को वो रहस्यमयी दिखाई देती थी। साधना जी जहाँ तक
मेरी जानकारी है वो इसमें ये शुरुआत भी वहीं से इस उपन्यास की होती है, जब वो पाकिस्तान के कराची से उनका परिवार भारत आया विभाजन के बाद, और इस तरह के सभी परिवारों को जिस तरह की स्ट्रगल झेलनी पड़ी वो उनके परिवार ने भी झेली। मुंबई में एक छोटे से मकान में उनका परिवार रहना शुरू हुआ और उनकी स्कूली पढ़ाई शुरू हुई। वहां से ये उपन्यास अपने पहले अध्याय से शुरू होता है। उसके बाद उनके सपने की बात, उनकी इच्छाओं की बात कि वो एक फिल्म अभिनेत्री बनना चाहती हैं, किस तरह वो स्कूल में आगे बढ़ी और नाटकों में सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती हुई वो लोकप्रिय हुई, और संयोग से उन्हें पहले एक फिल्म में एक समूह गीत में गाने का मौका मिला, जहां एक निर्देशक ने कुछ छात्राओं को चुनकर लाने के लिए उनके स्कूल में भेजा था। वहां इनका चयन हुआ और उसके बाद में एक सिंधी फिल्म से इनको सह नायिका का रोल मिला, और अंततः एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस एस मुखर्जी के प्रोडक्शन हाउस से इनको एक बड़ा ब्रेक नायिका के रूप में मिला। इनकी पहली फिल्म थी लव इन शिमला, और वहां से जो इनका जीवन शुरू हुआ, इनकी मृत्यु पर्यंत इस उपन्यास में मैंने समेटने की कोशिश की है। इनकी निजी सोच क्या थी, इनकी भावनाएं क्या थी, ये फिल्म की करियर को किस तरह से लेती थी, कैसे समझती थी, क्योंकि ये भी दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए एक बहुत अचंभे की बात है कि आम अभिनेत्रियों से, अपने समय की आम अभिनेत्रियों से या अन्य अभिनेत्रियों से ये बहुत सारे अर्थों में अलग थी। एक बात ये भी थी कि इनके व्यक्तित्व के साथ एक अकेलापन इसी दृष्टि से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अपना मुल्क छोड़कर आने वाले जो लोग थे वो जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल इनके साथ भी जुड़ी हुई थी। लेकिन ये सफलतम अभिनेत्री बनी। एक समय ऐसा हुआ जब 60 के दशक में ये हाईएस्ट पेड अभिनेत्री बनी और इनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर्स साबित हुई, जिसमें आरज़ू, वक्त, मेरे महबूब, मेरा साया, एक फूल दो माली, इंतकाम जैसी फिल्में इन्होंने दी। लेकिन किसी भी उपन्यास में, किसी भी कहानी में जिस तरह से एक खलनायक का प्रवेश होता है, इनकी निजी जीवनी में भी, इनकी जिंदगी में भी एक खलनायक का प्रवेश एक बड़ी बीमारी के रूप में हुआ। इन्हें थायराइड हो गया और ऐसे समय हुआ जब 25 वर्ष की अवस्था में ये अपनी शिखर पर थी। इन्हें बाहर जाना पड़ा इलाज के लिए। अमेरिका के बॉस्टन में इनका इलाज हुआ, लेकिन इस 2-3 साल की अवधि में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और फिल्मी करियर की दृष्टि से बहुत सारे उतार चढ़ाव इनके जीवन में आए। हालांकि इन्होंने वापसी की। लौटने के बाद इनकी 2 फिल्में फिर से बहुत कामयाब हुई, एक फूल दो माली और इंतकाम, जिससे इनको फिर से बल मिला। लेकिन एक दशक के बाद बीमारी जो है रह रहकर सिर उठाती थी, और यही सारा संघर्ष, यही सारी जद्दोजहद इस उपन्यास में मैंने कोशिश की है कि पाठकों को मिले। और हालांकि इसके चित्र पर, इसके मुख पृष्ठ पर साधना जी का चित्र नहीं है। जब इसका लोकार्पण कुछ समय पहले मुंबई में रजा मुराद साहब ने किया था तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया था, मुझसे पूछा था कि इस पे साधना जी का चित्र क्यों नहीं है। तो मैंने जो जवाब उन्हें दिया था वही मैं आपको देने जा रहा हूँ कि साधना जी की जो छवि थी मिस्ट्री गर्ल की, वही बनाए रखने के लिए हमारे चित्रकार ने भी शायद ये उनके चेहरे को यहाँ से हटा दिया और ये चित्र इस तरह से कलात्मक रूप में दिया गया है। ये उपन्यास बहुत पसंद किया गया और इसको उपन्यास में बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आज फिल्मी दुनिया में बायोपिक का समय है। बहुत सारे लोगों की जीते जी उनकी जीवनियां आई हैं, चाहे मेरी कॉम का रोल प्रियंका चोपड़ा ने किया हो, चाहे साइना नेहवाल की बात हो, चाहे MS धोनी की बात हो, चाहे मिल्खा सिंह की बात हो। इन सब की भूमिकाएं जिस तरह की गई हैं, तो वो जो बायोपिक लिखी जाती है वो उनकी वास्तविक जीवनी पर ही आधारित होती है। और पहले किसी समय माना जाता था कि जब व्यक्ति नहीं रहता तब उसकी स्मृति में ये फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हालांकि साधना जी का देहावसान हो चुका है, वो 6 वर्ष पहले हमें छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन नई पीढ़ी के दर्शकों को ये उपलब्ध कराने के लिए ये कहानी, जैसे एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बहुत सारी गतिविधियां
बहुत सारी ऐसी बातें जो फिल्म जगत में केवल एक अभिनेत्री, एक निर्देशक या एक प्रोड्यूसर के बीच की बात नहीं है, एक माहौल की बात है, कुछ मूल्यों की बात है, जीवन मूल्यों की बात है। वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी फिल्मी दुनिया में। जो कई तरह की बातें नकारात्मक भी और सकारात्मक भी जो होती रहती हैं, जिन कलाकारों को इससे गुजरना पड़ता है, वो सभी उनके जीवन में भी आए थे। और दर्शक और पाठक उससे न केवल उस समय के दर्शक बल्कि आज के 50 वर्ष बाद के दर्शक भी और पाठक भी उनसे जुड़ सकें, उस दौर से जुड़ सकें जिसे गोल्डन एरा कहा जाता था फिल्म जगत का। मुझसे कई बार ये सवाल भी किया जाता है कि आपने साधना जी का चुनाव इस उपन्यास के लिए क्यों किया? क्या उनके समकालीन अन्य कोई अभिनेत्रियां जो है वो आपको ऐसा नहीं लगा कि उन पर किताब लिखी जाए? तो मैं आपको ये बताऊं कि एक मुख्य बात जिसने मुझे आकर्षित किया वो ये थी कि साधना जी को कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। वो सेल्फ मेड थी पूरी तरह। जैसे अन्य अभिनेत्रियां हैं, वो अपने अपने खेमे जिसको कहा जाता है, अपने अपने जो हीरो होते हैं, अपने अपने प्रोड्यूसर होते हैं, उन लोगों से जिस तरह का मानसिक उनको सहयोग मिलता था, साधना जी अपनी पहली ही फिल्म से अपने सभी नायकों से दूर इसलिए हो गई कि वहां निर्देशक से उनका प्यार हो गया। और जब उनकी खुद की शादी हुई, उस शादी को दशक का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया फिल्मी पत्रिकाओं ने, लेकिन वहां भी उनका कोई नायक, कोई हीरो, चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, चाहे सुनील दत्त हो, चाहे मनोज कुमार हो, चाहे शम्मी कपूर हो, उनकी शादी में शिरकत करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो ये जो माहौल था, ये मुझे आकर्षित करता था कि एक लड़की किस तरह उसने अपना जीवन बनाया है। बीच में कुछ विवाद भी हुए, राज कपूर को लेकर के कुछ अप्रिय स्थिति उनके जीवन में आई, वो भी उसका भी जिक्र इसमें है। और साथ ही जो उनकी अधूरी रह गई फिल्में, जो जिनको बाद में कई दशक के बाद पूरा करने की कोशिश की गई, उसका जिक्र भी आप पाएंगे इसमें। उनकी पहली ही फिल्म जॉय मुखर्जी के साथ जो थी, उसमें जॉय मुखर्जी के जो पिता थे शशिधर मुखर्जी, उनका शायद ये सपना रहा हो कि ये जोड़ी काफी अच्छी केवल स्क्रीन पे ही नहीं दिखाई दे रही, शायद जीवन में भी अच्छी जोड़ी सिद्ध हो। इसका इशारा भी है, जिसकी मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रामाणिकता आप इससे जान सकते हैं कि जॉय मुखर्जी के जो पुत्र हैं बॉय मुखर्जी, उन्होंने खुद एक पुरानी डायरी के हवाले से ये बात मीडिया को बताई थी कि जॉय मुखर्जी साधना को पसंद करते थे। साधना के माता पिता वो तो शुरू से ही ये चाहते थे कि किसी बड़े हीरो से इनका विवाह हो। उनका ध्यान राजेंद्र कुमार के साथ था, जो कि आरजू और मेरे महबूब जैसी फिल्मों से उनके साथ बहुत लोकप्रिय जोड़ी बना चुके थे और स्वभाव से भी बहुत पसंद किए जाते थे। लेकिन इनका विवाह इनकी अपनी निजी पसंद से आर.के. नैयर साहब के साथ हुआ। और शायद यही कारण है कि अंत में आर.के. नैयर को सपोर्ट करने के लिए ये निर्देशन के क्षेत्र में भी आई। ये फैसला इन्होंने कैसे किया, ये सब आप पढ़ेंगे। और अंत में इनका मृत्यु का जो हृदय विदारक दृश्य है, वहां पर ये उपन्यास समाप्त होता है उसी के साथ। और इस उपन्यास को लिखकर मुझे लगता है कि मैंने साधना जी को श्रद्धांजलि देने